मैं प्रोफेसर ए के वाजपेयी आप सभी विद्यार्थियों का इस सेकंड वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं और ये वीडियो लेक्चर रोटेशनल या घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी या माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी पर आधारित है। पहले वाले लेक्चर में आपने देखा होगा कि हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी के इंट्रोडक्शन की बात की थी। वहां आपको उसकी डेफिनेशन बताई थी, परिभाषा स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है। तो अगर आपको याद हो, हमने उसमें कहा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और मैटर के बीच का जो इंटरेक्शन होता है उसी को स्पेक्ट्रोस्कोपी कहा जाता है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आपको हमने बताए थे और ये भी बताया था कि इनकी जो एनर्जी होती है वो डिपेंड करती है फ्रिक्वेंसी पे, प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्वेंसी। तो जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगी उतनी ज़्यादा एनर्जी होगी। इसी तरह से जो एनर्जी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ के। तो वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो एनर्जी कम होगी। तो सबसे कम एनर्जी वाला रेडिएशन आपको बताया था रेडियो वेव्स, फिर माइक्रोवेव्स ज़्यादा एनर्जी वाला, फिर आईआर, यूवी इत्यादि। अभी फिलहाल जो अपने काम के 3 रेडिएशन हैं, एक माइक्रोवेव रेडिएशन, एक इंफ्रारेड रेडिएशन और दूसरा यूवी एंड विजिबल रेडिएशन, दृश्य प्रकाश। तो अगर इन तीनों को देखो आप तो सबसे कम एनर्जी होती है माइक्रोवेव रेडिएशंस की, लगभग 10⁻² जूल्स पर मोल इस ऑर्डर की। इंफ्रारेड की एनर्जी और ज़्यादा होती है 10⁻⁴ जूल्स पर मोल और अल्ट्रावायलेट की और भी ज़्यादा होती है 10⁻² किलो जूल्स पर मोल। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी है यूवी के पास, उससे थोड़ी कम है इंफ्रारेड के पास और उससे भी कम होती है माइक्रोवेव के पास। तो ये 3 रेडिएशन होते हैं। अगर माइक्रोवेव रेडिएशन अपन यूज करेंगे तो स्पेक्ट्रोस्कोपी को बोलेंगे माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी। आईआर को यूज करेंगे आप तो वो कहलाएगी आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी और अगर यूवी विजिबल यूज करेंगे तो वो कहलाएगी अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। और जब अपन माइक्रोवेव रेडिएशन यूज करते हैं, किसी मॉलिक्यूल के सामने लाते हैं तो मॉलिक्यूल एनर्जी एब्जॉर्ब करके क्या करता है, घूर्णन करने लगता है। तो इसको रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहा जाता है। अब एक बात तो क्लियर हो गई है कि इस लेक्चर में जो रेडिएशन है वो माइक्रोवेव रेडिएशंस हैं, उनकी एनर्जी कम है और मॉलिक्यूल को जब उनके सामने रखते हैं तो मॉलिक्यूल क्या करता है, घूमता है, रोटेट होता है, घूर्णन करता है और उसकी जो ऊर्जा होती है उसको रोटेशनल एनर्जी या घूर्णन ऊर्जा कहते हैं। घूर्णन जब भी होता है, कोई भी बॉडी रोटेट होती है तो उसके रोटेशन को दर्शाते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया से। और रोटेशन जब भी होता है किसी न किसी एक्सिस के या अक्ष के सापेक्ष होता है और उस एक्सिस को कहा जाता है रोटेशनल एक्सिस। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर होता है समेशन ऑफ MI/RI²। MI ये ith पार्टिकल है, मान लीजिए पहला, दूसरा, तीसरा इत्यादि, उसका मास है और जो RI है वो उस पार्टिकल विशेष की रोटेशनल एक्सिस से दूरी है। तो राइट हैंड साइड में देखिए आप, अपन ने एक सिंपल मॉडल लिया है जिसमें 2 एटम है, एक का मास m1 है, एक का मास m2 है, दोनों के बीच की बॉन्ड लेंथ है कैपिटल R और जो रोटेशनल एक्सिस है वो थोड़ा सा बड़े वाले एटम m1 के पास है, वर्टिकल गुजरती है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से उनकी, उसकी m1 से दूरी है r1 और एटम m2 की दूरी है r2। ये जो मॉडल है इसको कहा जाता है डायटोमिक रोटेटर। चूंकि 2 एटम अलग अलग हैं तो इसको बोलेंगे अपन हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉडल, रिजिड रोटेटर। रिजिड का मतलब होता है जो बॉन्ड है वो बिल्कुल, कहना चाहिए, मजबूत है, फ्लेक्सिबल नहीं है, दृढ़ है, रिजिड है, इसलिए इसको कहा जाता है रिजिड रोटेटर। अब इस मॉडल के साथ अपन बढ़ेंगे और रोटेशन को अपन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया से ही दर्शाते हैं। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के आधार पे मॉलिक्यूल्स को 4 भागों में बांटा गया है। पहले कहलाते हैं लीनियर मॉलिक्यूल। इनके 2 मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब 2 एक्सिस के सापेक्ष मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे होते हैं, बराबर, और तीसरा शून्य होता है।
जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, HCl, हाइड्रोजन साइनाइड इत्यादि। दूसरा क्लासिफिकेशन देखिए स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल्स, जिनके तीनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिल्कुल एक से होते हैं, जैसे मीथेन है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड है, CCl4 है इत्यादि। तीसरे मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल्स। इनके दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो बराबर है, पर तीसरा शून्य नहीं है। अगर शून्य होता वो तो लीनियर हो जाता मॉलिक्यूल, तीसरा शून्य नहीं होता, जैसे क्लोरोफॉर्म है, मिथाइल फ्लोराइड है, आयोडोफॉर्म है इत्यादि। चौथा होता है एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स, और ये एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, इनके तीनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिल्कुल अलग अलग होते हैं। और उदाहरण के लिए वाटर मॉलिक्यूल, सल्फर डाइऑक्साइड, फॉर्मल्डिहाइड इत्यादि। तो मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया के आधार पे ये क्लासिफिकेशन हो गया मॉलिक्यूल्स का। अब अपन ने जो मॉडल लिया है वो रिजिड रोटेटर का मॉडल है। तो आप देखिए यहाँ पे कि जो मॉलिक्यूल है वो किस तरह से क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है, और ये रोटेशन एक एक्सिस के सापेक्ष में हमेशा होता है। अब मॉलिक्यूल जब रोटेट होता है तो निश्चित रूप से उसके पास जो एनर्जी होती है उसको कहा जाता है रोटेशनल एनर्जी, और ये काइनेटिक एनर्जी का ही एक रूप है, स्वरूप है, और इसको रोटेशनल एनर्जी कहते हैं। और कैपिटल ई और ROT ऐसा लिख देते हैं अपन, उससे इसको दर्शाया जाता है। अब यहाँ पे देखिए आप, M1 M2 मॉलिक्यूल है, माइक्रोवेव रेडिएशन बाईं तरफ से आते हैं और मॉलिक्यूल को रोटेट करते हैं। रोटेशन के कारण मॉलिक्यूल क्या करता है, रोटेट होने लगता है एक्सिस के सापेक्ष। और उसकी जो ऊर्जा है उसके लिए इक्वेशन होता है, नीचे देखिए लिखा है, रोटेशनल एनर्जी बराबर HBJ इंटू J+1। H प्लैंक कांस्टेंट है, B बराबर होता है H/8π²I। आपको मालूम है H 8 पाई कांस्टेंट है, और I को कहा जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। I बराबर होता है μr²। म्यू क्या है, म्यू है रिड्यूस मास, और बी को कहा जाता है रोटेशनल कांस्टेंट। और यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कैपिटल जे। कैपिटल जे जो है इसको कहते हैं अपन रोटेशनल क्वांटम नंबर। क्या कहते हैं, रोटेशनल क्वांटम नंबर। इसका मान 0 1 2 3 4 इत्यादि होता है। अब इसमें आप चित्र में देखिए मॉलिक्यूल जे इक्वल्स टू 0 में है, इसका मतलब वो 0 रोटेशनल एनर्जी लेवल में है। 1 में अगर होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, 2 Hb होगी। अगर 2 में होगा तो 6 Hb होगी, फिर 12 Hb होगी, 20 Hb होगी। कैसे आता है ये, J का मान आप रखते जाइए HBJ इंटू J+1 में। जब शून्य रखेंगे तो एनर्जी शून्य हो जाएगी, 1 रखेंगे तो 2 Hb, 2 रखेंगे तो 6 Hb, 3 रखेंगे तो 12 Hb इत्यादि। तो मॉलिक्यूल जब 0 में होता है, J इक्वल्स टू 0 में होता है, उसकी रोटेशनल एनर्जी शून्य होती है, और इसका मतलब सीधा सा होता है कि वो मॉलिक्यूल रोटेट नहीं कर रहा है। परंतु अगर मॉलिक्यूल को रोटेशनल एनर्जी मिलती है, बाहर से ऊर्जा मिलती है, तो वो रोटेट होने लगता है, और उसकी एनर्जी चूंकि बढ़ जाएगी, इसलिए मॉलिक्यूल 0 से देखिए आप राइट हैंड साइड में 1 पे आ गया। इसका मतलब उसकी एनर्जी बढ़ गई, और उसकी एनर्जी अगर बढ़ गई तो आप देखिए मॉलिक्यूल धीरे धीरे रोटेट होने लगा। तो रोटेशनल एनर्जी शून्य होगी तो निश्चित रूप से वो रोटेट नहीं होगा, पर जैसे ही 1 में आएगा उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी और वो रोटेट होने लगेगा। अब और ज्यादा एनर्जी मिल गई, 6 Hb में आ गया, वो सेकेंड रोटेशनल एनर्जी लेवल में। आप देखिए रोटेशनल एनर्जी उसकी अगर और बढ़ गई है तो क्या हुआ है, उसकी स्पीड ऑफ रोटेशन और बढ़ गई। और ज्यादा जब उसको एनर्जी मिलेगी तो वो J इक्वल्स टू 3 में आ जाएगा। जब J इक्वल्स टू 3 में वो आएगा, इसका अर्थ होगा उसकी रोटेशनल एनर्जी अब 12 Hb हो गई है, मतलब और ज्यादा हो गई है, और तेजी से रोटेट होगा। तो जितनी ज्यादा रोटेशनल एनर्जी मॉलिक्यूल की होती है, उतने हायर रोटेशनल एनर्जी लेवल, मतलब J का मान ज्यादा होगा, उस पे वो आता जाता है मॉलिक्यूल, और रोटेशन की स्पीड भी बढ़ती जाती है। अब मॉलिक्यूल जब 0 में था, फिर 1 में गया या 2 में गया या 3 में गया, जितनी ज्यादा एनर्जी मिलेगी वो ऊपर जाता है। उसके बाद इसको कहा जाता है अपवर्ड रोटेशनल ट्रांजिशंस। इसी तरह से मॉलिक्यूल जब नीचे आता है, अपनी एनर्जी को लूज करता है, खोता है वो, तो उसको कहा जाता है डाउनवर्ड रोटेशनल ट्रांजिशन। तो ये रोटेशनल ट्रांजिशंस की थ्योरेटिकली संख्या कितनी हो सकती है, अनंत। 0 से 1 2 3 4 5 6 10 50 50
65, 60 इत्यादि कितने भी रोटेशनल एनर्जी लेवल हो सकते हैं, मॉलिक्यूल कहीं से भी कहीं जा सकता है और कहीं से भी कहीं वापस लौट सकता है। तो रोटेशनल ट्रांजिशंस अगर ज़्यादा होंगे तो क्या होगा, जो स्पेक्ट्रा है बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसलिए एक सिलेक्शन रूल लाया गया, नियम लाया गया, जो रोटेशनल ट्रांजिशंस की संख्या को नियंत्रित करेगा और उसको कहा जाता है सिलेक्शन रूल। और इस सिलेक्शन रूल के अनुसार केवल वही रोटेशनल ट्रांजिशन संभव हैं जिनके लिए डेल्टा जे बराबर या तो +1 हो या -1 हो। +1 का मतलब होता है कि मॉलिक्यूल केवल एक ही यूनिट ऊपर जाएगा, 0 से 1 में जाएगा, 1 से 2 में जाएगा एंड सो ऑन। और -1 का मतलब होता है कि अगर 1 में है तो 0 में लौटेगा, 2 में है तो 1 में लौटेगा, 3 में है तो 2 में लौटेगा। तो मॉलिक्यूल या तो एक यूनिट ऊपर जाएगा या एक यूनिट नीचे जाएगा। अब ये देखिए रोटेशनल ट्रांजिशन हो रहे हैं। जब मॉलिक्यूल 0 से 1 में जाता है तो ऊर्जा का परिवर्तन 2Hb है, और ये ऊर्जा जो 2Hb है, अगर इसको स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से पास करते हैं तो अपने को एक फ्रीक्वेंसी लाइन मिलती है जिसकी आवृत्ति होती है 2b। कैसे आता है, डेल्टा ई मतलब एनर्जी को आप h से डिवाइड कर दीजिए तो फ्रीक्वेंसी मिलेगी लाइन की 2b। इसी तरह से मॉलिक्यूल जब 1 से 2 में जाता है या लौटता है तो ऊर्जा में होने वाला परिवर्तन है 4Hb। इसको डिवाइड किया आपने h से तो लाइन की फ्रीक्वेंसी आई 4b। 2 से 3 में जाएगा तो कौन सी लाइन मिलेगी, 6b, फिर 8b, फिर 10b, फिर 12b। तो ये जो सारी लाइनें हैं, इनके आवृत्तियों के फ्रीक्वेंसीज के इनके जो मान हैं 2b, 4b, 6b, 8b, 10b, 12b इत्यादि, ये सारे के सारे जो मान हैं, ये फ्रीक्वेंसी रोटेशनल स्पेक्ट्रल लाइंस की है। और इन सारी लाइनों को अगर हम एक साथ बोलेंगे तो हम कहेंगे कि ये डायटॉमिक मॉलिक्यूल का रोटेशनल स्पेक्ट्रा है। तो किसी भी स्पेक्ट्रोस्कोपी में दो चीजें होती हैं, एक तो जो स्पेक्ट्रल लाइन है उसकी पोजीशन मतलब फ्रीक्वेंसी, और एक होती है उसकी इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब होता है उसकी आवृत्ति, इंटेंसिटी का मतलब होता है उसकी ऊंचाई, है ना। आवृत्ति तो उसकी पोजीशन कहलाती है, पोजीशन और इंटेंसिटी। राइट हैंड साइड में देखिए आप, जो स्पेक्ट्रा आपको लाइन बनाई गई है, पांच लाइनों के माध्यम से हम समझाएंगे इंटेंसिटी को। पहली की पोजीशन कितनी है, 2b, दूसरी 4b, तीसरी 6b, फिर 8b, 10b, ये कहलाती है पोजीशन। अब इनकी अगर हाइट आप देखो, मतलब इनकी इंटेंसिटी देखो आप, तो पहली जो 2b वाली लाइन है उसकी इंटेंसिटी कम है थोड़ा, सबसे ज्यादा है 4b की, फिर 6b की, फिर 8b की, फिर 10b की। तो ये इस प्रकार से 5 लाइनें होती हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि किसी लाइन की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, हाइट ज्यादा होती है, और किसी की कम होती है। तो उसको समझाते हैं अपन पॉपुलेशन के आधार पे। तो जितनी ज्यादा किसी भी रोटेशनल एनर्जी लेवल में मॉलिक्यूल की संख्या होगी, मतलब पॉपुलेशन होगी, उतनी ज्यादा उस रोटेशनल एनर्जी लेवल से मिलने वाली लाइन की इंटेंसिटी होगी। और पॉपुलेशन की ये गणना की जाती है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के नियम के आधार पे। तो जैसे यहाँ पे देखिए आप, नियम अभी आगे आने वाला है। इसमें देखिए आप, सबसे ज्यादा इंटेंसिटी किसकी है, 4b की। और 4b जो स्पेक्ट्रल लाइन है वो कब मिलती है आपको, वो समय मिलती है जब मॉलिक्यूल 1 से 2 में जाता है या 2 से 1 में लौटता है। तो अगर 1 से 2 में जा रहा है मॉलिक्यूल, तो आप देखिए इस राइट हैंड साइड में मॉलिक्यूल्स की पॉपुलेशन बताई गई है। ये काल्पनिक है, ये जो संख्या है केवल आपको समझाने के लिए। तो J इक्वल्स टू 0 में 10 मॉलिक्यूल हैं, 1 में फर्स्ट रोटेशनल एनर्जी लेवल में 50 हैं, फिर 40 हैं, फिर 30 हैं, फिर 20 हैं। तो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल है चूंकि J इक्वल्स टू 1 में, तो ये 50 मॉलिक्यूल जब J इक्वल्स टू 1 से 2 में जाएंगे तो कौन सी लाइन मिलेगी आपको, 4b। इसीलिए देखिए आप, सबसे ज्यादा इंटेंसिटी या ऊंचाई किस स्पेक्ट्रल लाइन की है, 4b। उसके बाद 6b की थोड़ी कम है, 8b की और कम है, 10b की और कम है, क्योंकि उनमें मॉलिक्यूल्स की संख्या भी कम है। सबसे छोटी लाइन है 2b वाली, वो इसलिए है क्योंकि 2b लाइन आपको उस समय मिलेगी जब मॉलिक्यूल 0 से 1 में जाएंगे, और 0 में कितने मॉलिक्यूल हैं, केवल 10 हैं, सबसे कम है। इसलिए सबसे कम इंटेंसिटी वाली जो स्पेक्ट्रल लाइन होती है वो होती है 2b। और किस एनर्जी लेवल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, पॉपुलेशन होती है, इसको अपन मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के नियम से समझा सकते हैं।
एन जे अपॉन एन जीरो इक्वल्स टू ई रेज टू पावर माइनस डेल्टा ई रोटेशनल ऊर्जा अपॉन के टी। तो अगर आप J का मान ले लें x एक्सिस में और पॉपुलेशन को y एक्सिस में ले लें तो इस प्रकार का ग्राफ आपको मिलता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जिसको कहते हैं अपन। और इसके पीक में आप देखिए J का मान को अपन ने लिखा है J मैक्स। तो J का वो मान जिसमें मैक्सिमम पॉपुलेशन होती है उसको J मैक्स कहा जाता है, और इसका मान अंडर रूट के टी अपॉन टू एच बी माइनस वन अपॉन टू निकाला गया है। तो इस प्रकार मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के नियम से अपन इंटेंसिटी की गणना करते हैं। अब इसके बाद आते हैं अपन क्राइटेरिया। सारे मॉलिक्यूल्स रोटेशनल स्पेक्ट्रा नहीं देते हैं, तो रोटेशनल स्पेक्ट्रा के लिए कंडीशन है कि मॉलिक्यूल गैस या वेपर के फॉर्म में हो, क्योंकि लिक्विड या सॉलिड होगा तो क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इतने स्ट्रांग होंगे कि मॉलिक्यूल अपनी जगह पे घूम नहीं पाएगा। इसलिए गैसियस या वेपरस स्टेट में मॉलिक्यूल का होना अनिवार्य है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है कि डायपोल मूवमेंट मॉलिक्यूल का होना चाहिए। ऐसे मॉलिक्यूल जो पोलर हैं, जिनका डायपोल मूवमेंट शून्य नहीं है, तो वो तो आपको रोटेशनल स्पेक्ट्रा या माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा देंगे, परंतु डायपोल मूवमेंट अगर शून्य हो जाता है तो आपको रोटेशनल स्पेक्ट्रा ऐसे मॉलिक्यूल नहीं देंगे। तो इसका क्राइटेरिया ये है कि जब मॉलिक्यूल रोटेट करता है तो रोटेशन करते समय उसका डायपोल मूवमेंट परिवर्तित होना चाहिए। ये आप जानते हैं भली भांति कि डायपोल मूवमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, दिशा भी होती है, परिमाण भी। तो कोई भी मॉलिक्यूल जब रोटेट करता है तो उसका डायपोल मूवमेंट या तो दिशा में परिवर्तित हो या परिमाण में, मैग्नीट्यूड में, या दोनों में। तो पीरियोडिकली अगर डायपोल मूवमेंट चेंज होता है, जैसा देखिए इसमें दिखाया गया है, तो मॉलिक्यूल रोटेशनल स्पेक्ट्रा देता है, अन्यथा मॉलिक्यूल रोटेशनल स्पेक्ट्रा नहीं देता। तो यहाँ पे देखिए आप, जैसे जैसे HCl का मॉलिक्यूल घूमता है, डायपोल मूवमेंट की दिशा भी पीरियोडिकली चेंज हो रही है। पहले वो बाईं तरफ है, फिर वर्टिकली नीचे है, फिर दाहिनी तरफ है, फिर वर्टिकली ऊपर है, फिर बाईं तरफ आएगी, फिर नीचे आएगी, फिर राइट हैंड साइड, फिर ऊपर। और आपको मालूम है कि डायपोल मूवमेंट की दिशा कौन सी होती है, उस एटम की तरफ होती है जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। फिर आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड 12 कार्बन मोनोऑक्साइड ले लें और एक 13 कार्बन मोनोऑक्साइड, एक कार्बन आइसोटोप 12 है और एक 13, तो जो हैवी आइसोटोप होता है 13 कार्बन मोनोऑक्साइड, उसका रोटेशनल स्पेक्ट्रा थोड़ा सा अलग होता है 12 कार्बन मोनोऑक्साइड के। हालांकि दोनों एक कार्बन मोनोऑक्साइड के ही मॉलिक्यूल हैं, पर जिसका मास ज्यादा होता है उसमें क्या होता है, जो रोटेशनल एनर्जी लेवल है वो थोड़े से नीचे हो जाते हैं। इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है कि जो 13 कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल होता है उसका म्यू मतलब रिड्यूस मास, जिसको अपन M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 कहते हैं, वो अधिक होता है। अगर रिड्यूस मास ज्यादा होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब I ज्यादा होगा, और I ज्यादा होगा तो B का मान कम हो जाता है, क्योंकि आपको मालूम है कि B बराबर H अपॉन 8 पाई स्क्वायर I होता है। तो अगर I ज्यादा है तो B कम है, और B अगर कम हो जाएगा तो देखिए बाईं तरफ 2B का मान अलग होगा, और दाहिनी तरफ जो हरे रंग की लाइनें हैं वो कार्बन 13 कार्बन मोनोऑक्साइड की एनर्जी को दिखा रही हैं। क्योंकि B का मान कम हो गया है तो वो थोड़ा सा नीचे हो गई है। इसको कहा जाता है आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अब आइए सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन इफेक्ट। जब मॉलिक्यूल्स की एनर्जी थोड़ा सा कम होती है, लोअर ट्रांजिशंस जब होते हैं, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 to 5 इत्यादि, तो मॉलिक्यूल्स के जब ट्रांजिशंस लोअर रेंज में होते हैं, मतलब कम एनर्जी के साथ होते हैं, तो लाइनों के बीच में जो अंतर होता है वो 2b होता है ना। आपने ये देखा था अभी 2b, 4b, 6b, 8b, 10b। परंतु अगर रोटेशनल ट्रांजिशंस बहुत हायर एनर्जी लेवल में हो रहे हैं, J इक्वल्स टू 14 से 15, 15 to 16 इत्यादि, तो क्या होता है, मॉलिक्यूल की रोटेशनल एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और बहुत ज्यादा रोटेशनल एनर्जी अगर बढ़ेगी तो क्या होगा, तो मॉलिक्यूल की रोटेशनल एनर्जी अगर बहुत ज्यादा बढ़ेगी तो उसकी रोटेशन की स्पीड भी बहुत अधिक हो जाएगी। और बहुत अधिक स्पीड होने से क्या होता है, कोई भी अगर बॉडी जिसकी बहुत ज्यादा स्पीड हो रोटेट होती है,
तो एक बाहर की तरफ बल लगता है जिसको कहा जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो राइट हैंड साइड में देखिए, ऐसा मॉलिक्यूल दिखाया गया है जिसकी रोटेशन की स्पीड बहुत ज्यादा है। तो क्या होता है, जो M1 एटम है वो भी बाहर खिंचता है, M2 एटम भी खिंचता है, और उसके कारण से इसको कहा जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण क्या होगा, दोनों एटम बाहर की तरफ खिंचेंगे और उसके फलस्वरूप उनकी बॉन्ड लेंथ R बढ़ जाएगी। R बढ़ेगा तो क्या होगा, म्यू का मान तो वही है, I का मान बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया I बराबर होता है म्यू आर स्क्वायर। म्यू वही है, R बढ़ गया है, तो क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I बढ़ेगा। I बढ़ेगा तो B कम हो जाएगा, और B कम होगा तो लाइनों के बीच की दूरी जो पहले 2B थी, अब थोड़ी सी वो पास पास दिखने लगेंगी। तो किसी भी रोटेशनल स्पेक्ट्रा में जो लो फ्रिक्वेंसी, मतलब शुरू की जो लाइनें होती हैं जिनकी फ्रिक्वेंसी कम है, वो उनके बीच का अंतर तो 2B होता है। परंतु हायर फ्रिक्वेंसी रेंज में जब हम जाते हैं, जहाँ पे रोटेशनल ऊर्जा का मान बहुत अधिक होता है मॉलिक्यूल की, तो वहां पे क्या होता है, लाइनों के बीच का अंतर 2B से थोड़ा कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है, क्योंकि B का मान कम हो गया है। इसको कहा जाता है सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन इफेक्ट। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मॉलिक्यूल रिजिड रोटेटर नहीं रह जाता, बल्कि नॉन रिजिड रोटेटर बन जाता है। अब इसके बाद आते हैं अपन एप्लीकेशंस पे। तो सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी का बॉन्ड लेंथ का निर्धारण। कार्बन मोनोऑक्साइड का आपको देखो ये स्पेक्ट्रा दिखाया गया है, और आपसे पूछा जाए कि कार्बन मोनोऑक्साइड की बॉन्ड लेंथ की गणना कीजिए, तो आप कैसे करेंगे। दो लाइनों के बीच का अंतर आप देख लीजिए, सेपरेशन आपको मालूम है कितना होता है, 2B। तो इसका मतलब है कि आपको B का मान मालूम है। B बराबर होता है H/8 पाई स्क्वायर I। H कांस्टेंट, 8 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, C कांस्टेंट, मतलब I मालूम है आपको। मोमेंट ऑफ इनर्शिया I बराबर होता है म्यू आर स्क्वायर। क्योंकि मॉलिक्यूल का रिड्यूस मास म्यू है, M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2। M1 क्या है, कार्बन के एक एटम का मास। M2 क्या है, ऑक्सीजन के एक एटम का मास। तो यहाँ पे देखिए आप म्यू की गणना कर सकते हैं। म्यू के लिए आपको M1 रखना पड़ेगा और M2। M1 बराबर होगा कार्बन के एक एटम का मास, मतलब 12 अपॉन एवोगैड्रो नंबर। M2 बराबर होगा ऑक्सीजन के एक एटम का मास, मतलब आप लिखेंगे 16 अपॉन N0 एवोगैड्रो नंबर। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अधिकतर विद्यार्थी क्या गलती करते हैं, M1 को 12 ले लेते हैं, M2 को 16। आपको ऐसा नहीं करना है। 12 डिवाइडेड बाई एवोगैड्रो नंबर, M2 के लिए 16 डिवाइडेड बाई एवोगैड्रो नंबर। तो आपको म्यू मालूम है, तो आप R की गणना कर सकते हैं। और इस उदाहरण में देखिए R का मान 1.13 एंगस्ट्रॉम कैलकुलेट किया गया। ये उसके और एप्लीकेशंस है रोटेशनल स्पेक्ट्रा के, बॉन्ड एंगल की गणना करना, मॉलिक्यूल प्लेनर है कि नॉन प्लेनर इत्यादि। तो ये एप्लीकेशंस आप देखिएगा, ये आपको मिल जाएंगे। और इसका एक बड़ा लास्ट इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है माइक्रोवेव ओवन में। आपको मालूम है, कोई चीज साधारण ओवन में जब अपन पकाते हैं घर में, तो जो सरफेस के टच में होता है मटेरियल, जो भी आप बना रहे हैं, तो जहाँ पे गर्म होता है पात्र, तो वहां पे तो अच्छे से हीटिंग हो जाती है, पर अंदर की तरफ जो मैटर होता है, मटेरियल होता है, वहां पे हीटिंग नहीं हो पाती है। तो यूनिफॉर्म हीटिंग करने के लिए माइक्रोवेव ओवन का यूज किया जाता है, और ये भी रोटेशन के ही सिद्धांत पे आधारित है। इसमें क्या होता है, माइक्रोवेव बहुत हाई वोल्टेज पे माइक्रोवेव रेडिएशंस निकलते हैं, और लगभग इनका 4000 वोल्ट की उस पे पोटेंशियल डिफरेंस पे ये रेडिएशंस निकलते हैं। इनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, और ये क्या करते हैं, जो भी आप पका रहे हैं, जो भी बना रहे हैं, आप कुकिंग कर रहे हैं, क्योंकि उसमें मॉइस्चर भी होती है, मतलब वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, और वाटर मॉलिक्यूल रोटेशनली एक्टिव होते हैं, तो क्या होते हैं, ये मॉलिक्यूल घूमते हैं। तो पूरे जो आपने पदार्थ लिया है, मैटर लिया है, खाने की चीज जो बना रहे हैं, उसके वाटर मॉलिक्यूल रोटेट होते हैं पूरे मैटर, बल्क में भी और बाहर भी, एक से बिल्कुल। और इसके कारण क्या होता है, हीट जो प्रोड्यूस होती है तो वो यूनिफॉर्मली होती है, और आप जो भी बनाते हो वो अलग बनता है, टेस्टी बनता है। तो इस प्रकार ये हो गया रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी या माइक्रो स्पेक्ट्रोस्कोपी के एप्लीकेशन। अब इसके बाद अगला जो लेक्चर होगा
वो होगा वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी पे या आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पे। थैंक यू।